बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इसको हम करने जा रहे हैं वन शॉट में, हम चीजों को करेंगे, बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को ओवर कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जितने भी टॉपिक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, 9 टॉपिक्स, इन सारे टॉपिकों को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो अपनी वन शॉट होने वाली है और ये वो वीडियो है जो कि आपके रिवीजन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, बाकी इसकी आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हो जिसमें 2 पार्ट में चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वो दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज वन शॉट में चीजों को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आप ये देखिए कि जो एशिया है ना, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा एशिया है। अच्छा, इस एशिया में भारत कहां आता है? भारत दक्षिण में आता है। ठीक है, इसलिए दक्षिण एशिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक का मतलब क्या होता है? जो इसका बनावट होता है, बनावट है, जो स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो दक्षिण एशिया है जिसमें ये सारे देश आते हैं, कहां कहां तक फैला हुआ है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया के किन किन देशों में कौन कौन सी शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए भारत और श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लोकतंत्र व्यवस्था चलाई जाती है। इसी प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र सैनिक तानाशाह है। नेपाल और भूटान में राजतंत्र व्यवस्था है जहां पर राजाओं का शासन है। इसके साथ साथ मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इट मींस वहां पर राष्ट्रपति का शासन रहता है। अब बात करते हैं सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन, इसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इट मींस इसका जो फुल फॉर्म है ये हिंदी में इस तरीके से होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका इसके देश हैं। स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे? काठमांडू यानी कि नेपाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं सदस्य देश की, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये सब इसके सदस्य देश हैं। आगे बात करते हैं उद्देश्य की। देखिए एक बात समझिएगा, किसी भी संगठन का जो उद्देश्य है ना, लमसम मिलता जुलता है। जिस प्रकार से एक फ्रेंड सर्कल बनाया जाता है इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर फ्रेंड्स काम आ सके, उसी प्रकार से जो संगठन बनाया जाता है वो भी कुछ उद्देश्य से बनाया जाता है कि अगर एक देश पे आक्रमण हो तो दूसरे देश मिलकर उसका मुकाबला करें। इसके साथ साथ क्षेत्रीय सहयोगों को बढ़ावा दें, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सहयोगों को बढ़ावा देना, विवादास्पद का मुद्दा अगर कोई हो तो बातचीत के द्वारा हल करना, यानी कि बैठकर उस चीज को सॉल्व करना, आतंकवाद का विरोध करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। जितने भी देशों के बारे में अभी आपने देखा, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब इनके अंदर जो इनकी व्यवस्थाएं चल रही है, कहीं पे लोकतंत्र चल रहा है तो कहीं पे राजतंत्र चल रहा है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और खासकर इसमें से 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पोल साइंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में कभी कभी सैनिक शासन आ जाता है तो कभी कभी वहां पे लोकतंत्र आ जाता है। तो क्या लिखा है, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवाद, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों के समाजवादी प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाई पैदा की है। सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए क्या है? वहीं के जो कट्टरवादी लोग हैं, जो वहां पे सैनिक शासन व्यवस्था है, जो वहां के धर्मगुरु हैं, जो वहां पे भूस्वामी अभिजन लोग हैं, इनका बहुत ही ज्यादा दबदबा बना रहता है लोकतंत्र पे। इसी वजह से वहां पर बार बार सैनिक शासन आ जाती है। आगे बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में हमेशा से कठिनाई पैदा की है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंध में पाकिस्तानी सेना सदैव पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाती है, यानी कि वो कहती है जब हिंदुस्तान से लड़ाई हम लड़ते हैं तो क्यों ना हम ही शासन चला लें, इस वजह से वो शासन करने पहुंच जाती है। आगे किसी भी निर्वाचित सरकार को ढंग से काम नहीं करने देती है। आगे चल के जैसे अमेरिका तथा पश्चिमी देश अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में सेनाओं का समर्थन करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में संविधान निर्माण के पश्चात सैनिक शासक जो है जनरल अयूब खान के हाथ में आ गया था। अब आप समझ सकते हैं कि जब वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसके बाद वहां की सरकार को वहां की सेनाएं हटा देती है, तब वहां पे जनरल अयूब खान आ जाते हैं। आगे चल के अयूब खान के पश्चात वहां पे जनरल याहिया खान संभालते हैं सत्ता। 1977 में जनरल जियाउल हक ने लोकतंत्र सरकार को हटाकर वहां पर अपनी बागडोर संभाली। आगे चल के 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके तानाशाही सरकार की स्थापना की। अब आप समझ सकते हैं इस प्रकार के अलग अलग समय में अलग अलग डेटों पे अलग अलग जो जनरल्स थे, यानी कि जो सैनिक के मुख्य होते हैं, उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र के सरकार को हटा दिया और खुद की शासन व्यवस्था लागू कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के क्या कारण है, आखिर किसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली चीज तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा जो पहुंचाती है वहां की सेना पहुंचाती है।
दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो धार्मिक कट्टरता है वो लोकतंत्र को सफलतापूर्वक काम करने नहीं देती है। साथ ही साथ पश्चिमी देशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में लोकतंत्र की सफलता का एक अन्य कारण और यह है उनकी आंतरिक ढांचागत बनावट। जिस प्रकार से हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमारे देश में सारी चीजें चलाई जाती हैं, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था पाकिस्तान में नहीं हुई है, या हुई भी है तो ढंग से काम नहीं करे, जिसकी वजह से वहां पर लोकतंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाती है। साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने हमेशा पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश की शासन व्यवस्था तथा संकट की। तो देखिए, अब पाकिस्तान का मैटर खत्म, 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आई होप आप लोग लिख दोगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया था और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। अब जब पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर ज्यादा जोर दबाव देता है तो ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान भारत से हेल्प मांगती है। भारत हेल्प देने के लिए तैयार हो जाता है और ऐसे में पाकिस्तान और भारत का आपस में लड़ाई होता है। और जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता है 1971 में, आखिरी चलकर भारत वो युद्ध जीत जाता है और उस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो अब इसी के बारे में चीजें हैं। देखिए क्या लिखा है, बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे वाला पूर्वी पाकिस्तान, पीछे वाला पश्चिमी पाकिस्तान। यह बंगाल और असम के हिस्से को काटकर बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखता था और यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपता था, यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। आगे चल के क्या होता है, इसका विरोध वहां की जनता करने लगती है कि भाई पश्चिमी पाकिस्तान आखिर पूर्वी पाकिस्तान पर जोर दबाव क्यों दे रही है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति थोड़ी सी अलग है, यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे एक नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहां पे जन संघर्ष छिड़ जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, 1970 में सभी सीटों पर विजयी हो जाती है। शेख मुजीबुर रहमान को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वो नेता है जिन्होंने अवामी लीग में, ठीक है, खड़े हुए थे और आगे चल के इन्होंने सत्ता हासिल की थी। जब ये बात पाकिस्तान को पता लगता है तो पाकिस्तान क्या करता है, इनकी गिरफ्तारी करवा लेता है। याहिया खान के दौर में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की, यानी कि याहिया खान का जो शासन चल रहा था पाकिस्तान में, उसने क्या किया, सेना भेजा कहां पे, पूर्वी पाकिस्तान में, ताकि इस आंदोलन को कुचला जा सके। आगे हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। ठीक है, इस समस्या को देखकर भारत पूर्वी पाक को समर्थन किया और जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध काफी भयंकर लड़ाइयों में से एक थी। युद्ध का खत्म पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण से हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। आज ये बांग्लादेश अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आजाद हुए हैं सिर्फ भारत के बदौलत। ठीक है, अगर भारत उस समय नहीं अगर ये होता तो हो सकता है कि आज जितनी चीजें इनके पास है या जो भी आज इतना ये बोल रहे हैं, ठीक है, उतना ये बोल नहीं पाते। समझ रही चीजें, तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो भारत ने हेल्प भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर बांग्लादेश कुछ न कुछ ऐसे काम करता रहता है जिसकी वजह से भारत को दुख होता ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था तो लमसम 93,000 जो सेनाएं थे, इन्होंने क्या किया, समर्पण किया था पाकिस्तान के, और इस वजह से ऑपरेशन विजय चला गया था 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने 93,000 सेनाओं ने समर्पण किया और इसके साथ साथ क्या हुआ, युद्ध खत्म हो गया, बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। अब बात करते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो देखिए, पूर्वी पाकिस्तान से अब इसका नाम बदलकर अब बांग्लादेश बन गया था और यहाँ पे संसदीय प्रणाली कार्य कर रही थी। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया अपने आप को कि यहाँ पे लोकतंत्र की चीजें चलेंगी। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पे संविधान में संशोधन करवाया। संसदीय प्रणाली की जगह पर आदेशात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। 1975 में आवामी लीग को छोड़कर यानी कि सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया और फिर उसके बाद जैसा कि आप समझ सकते हो ना कि एक ही पार्टी वहां पर मौजूद थी, ऐसा उन्होंने कर दिया। इसकी वजह से तनाव और संघर्ष का माहौल और बन गया। सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब को जो नेता थे सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने नेपाल में नेशनल पार्टी बनाई, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई। जियाउर रहमान 1979 का चुनाव जीत गए। आगे चल के इनकी भी हत्या हो जाती है और सत्ता में जनरल HM इरशाद आते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में व्यवस्था थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी चीजें चलने लगी। जनता तथा छात्रों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया। 1990 में इन्होंने भी पद छोड़ दिया। 1951 में चुनाव हुए। इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना बांग्लादेश की स्टोरी खत्म। अब बात करेंगे नेपाल में। नेपाल में लोकतंत्र और राजतंत्र। देखिए, नेपाल एक राजतंत्र का देश था। वहां पर जो जनता थी वो चाहती थी कि अब यहाँ पर जो है एक ऐसी सरकार बने जो कि जनता सेलेक्ट करे और यहाँ पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था बने।
आगे चल के जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नेपाल का वो है, ऊपर आप देख सकते हैं जो कि ऑरेंज कलर का है। आगे, राजा ने सेना के द्वारा शासन पर पूरा नियंत्रण रखा, यानी कि जनता ने जो मांग की उसको वो खत्म करने की बात करने लगे। आगे चल के 1990 में एक जन आंदोलन हुआ, राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली। नेपाल में लोकतंत्र ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। फिर क्या हुआ, माओवादियों का नेपाल में प्रभाव बढ़ा। अब समझिए, नेपाल में माओवादियों का शासन था। जिस प्रकार से पाकिस्तान में कट्टरवादी होते हैं, ठीक है, या वहां की जाति समूह होती है, उसी प्रकार से नेपाल में माओवादी थे। माओवादियों का राजा अभिनवों से सशस्त्र विद्रोह हुआ करता था। मतलब जो माओवादी थे उनका जो लड़ाई होता था राजा के साथ, और जो अभिजन होते थे उनके साथ हमेशा से लड़ाई होती रहती थी। अब समझिए, नेपाल में कुछ इस तरीके से त्रिकोणीय चीजें होती थी, जैसे राजा जो लोकतंत्र समझते थे उससे लड़ता था, माओवादी से भी लड़ता था, माओवादी राजा और लोकतंत्र उनसे लड़ते थे, और लोकतंत्र राजा और माओवादी यानी कि तीनों आपस में भिड़ते थे। आगे चल के कुछ वक्त के बाद राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थन और माओवादियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद भंग कर दिया, साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत भी लोकतंत्र बचा था उसको भी खत्म कर दिया। लेकिन 2006 में यहाँ पर पूरी तरीके से लोकतंत्र के समर्थन में दोबारा से प्रदर्शन होना शुरू हुआ। आगे चल के आंदोलन हुआ, 7 पार्टी अलायंस बनाई गई, और माओवादियों के जो कार्यकर्ता थे वो सब ने मिलकर दोबारा से समर्थन किया लोकतंत्र के लिए, और वहां पर संविधान सभा के लिए काम चल रहा है। माओवादियों ने संघर्ष करना छोड़ दिया, और इस तरीके से नेपाल में लोकतंत्र के लिए काम शुरू हो गया। अब बात करते हैं श्रीलंका का जातीय संघर्ष। देखिए, श्रीलंका की, जैसे कि आपको पता है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, कुछ दूरी पे है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा के बराबर है। आबादी की बात करें तो लमसम 2 करोड़ है। 74% सिंगली है वहां पे, 18% तमिल है, 7% ईसाई लोग हैं वहां पे, ठीक है, जो सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। श्रीलंका है, श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% जो भाग है वहां पर भारतीय मूल के तमिल रहते हैं, जो कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद वहां पे बहुसंख्यक जो सिंगली थे उन्होंने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्यों के निर्माण के प्रयास की शुरुआत की। आगे चल के तमिलों ने इसका विरोध किया कि भाई देखो, कोई नया राज्य नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ, आपस में ये लड़ाई झगड़े करने शुरू हो गए। वहां पे जो सिंगलियों की संख्या ज्यादा थी तो जाहिर सी बात वहां पे सरकार सिंगलियों की ही बनेगी। तो सिंगलियों ने अपने लोगों को नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में सुविधा देना शुरू कर दिया, जबकि तमिलों को इनसे वंचित रखा। सरकार के तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की जो नीति थी, तमिलों को दोबारा से संगठित किया। 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन नामक टाइगर नामक एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा लिट्टे, LTTE। इस संगठन में हिंसात्मक कार्रवाई हुई और दोबारा से सरकार से इन्होंने सीधे भिड़ने की ठान ली, यानी कि इन्होंने सीधा, अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम सीधा भिड़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष और तेजी से बढ़ने लगा, विस्फोट और व्यापक रूप से बढ़ने लगा। भारत द्वारा श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष को कम करने के लिए काफी प्रयास हुए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आगे चलकर सितंबर 2002 में नॉर्वे की मदद में श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था इसको धीरे धीरे समाप्त किया गया। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के संघर्ष। तो विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ गए थे। 1948 में ही पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 48 में तथा 1965 के युद्ध भी हुए, लेकिन इससे कोई भी हल नहीं निकला कश्मीर मुद्दे को लेकर, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो POK है जो कि ग्रीन कलर का है, और वो है अक्साई चीन जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है अभी भी। 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर 2 हिस्सों में विभक्त हो गया। एक भाग पाकिस्तान अधिकृत POK कहलाया, जबकि दूसरा भाग भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत कहलाया। दोनों के मध्य एक तरीके से सीमा नियंत्रण रेखा बनाई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण देता, हथियार देता, धन देता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी जल बंटवारे पर काफी तनातनी लगी रहती है। 1960 तक दोनों के मध्य सिंधु नदी जल प्रयोग को लेकर तीखे विवाद हुए। भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक और कारण है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों में पंजाब तथा कश्मीर के आतंकवादियों को सहायता देता है, यानी कि आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के युद्ध विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध जीता, परंतु कश्मीर मुद्दा आज भी अनसुलझा रहा है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी है। भारत ने 1998 में पोखरण में और उसके कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तान चगाई में पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया, यानी दोनों देशों के पास परमाणु बम है। इसी वजह से युद्ध की संभावना कम तो हो गई है, पर दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। 1968 में यहाँ पर गणतंत्र बना और यहाँ पर शासन की अध्यक्षता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इट मींस वहां पर राष्ट्रपति का शासन, ठीक है। वहां की पार्टी MDP है। 2005 के जून महीने में मालदीव की संसद ने बहुदलीय
प्रणाली को अपनाया जहां पे बहुत सारी पार्टियां हुआ करती है, उसी को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। एनडीपी एक यहाँ की प्रमुख पार्टी है जो कि राजनीति में अपना दबदबा बना के रखती है, जैसे जिस प्रकार से भारत में बीजेपी और कांग्रेस है उसी प्रकार से वहां पे 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी, यानी कि वो भी खड़े हो सकते हैं, इस प्रकार की मान्यता देती है। अब बात करते हैं भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के अगर बीच संबंधों की बात करें, ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा, दो अच्छे संबंध, दो बुरे संबंध। तो बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में गंगा फरक्का जल बंटवारे पर समझौता किया। भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा एक रहते हैं। असहयोग के मुद्दे की अगर मैं बात करूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में असहयोग का मुद्दा चकमा शरणार्थी था। बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के अच्छे संबंध। तो देखिए, भारत और नेपाल के जो संबंध है मधुर रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में ऐसी संधियां हुई है जो कि बिना वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में जा सकते हैं। भारत नेपाल की हर चीज में सहायता करता है। अनबन की बात करें तो भारत विरोधी गतिविधियां नेपाल की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। नेपाल की चीन के साथ अगर दोस्ती बढ़ती है, इसकी वजह से भारत नेपाल के बीच में संबंध थोड़ा सा खराब होने लगता है, क्योंकि चीन भारत का दुश्मन टाइप में है, मतलब ये कहो कि क्योंकि उसने एक बार आक्रमण कर दिया है। भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंध की बात करें तो एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौता जैसे समझौते होना भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था आगे, जिसमें व्यापार काफी अच्छा खासा हो पाता था। भारत और श्रीलंका में अनबन तो हुए हैं, लेकिन मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित हुए हैं। श्रीलंका में जब जब भी दिक्कतें आई हैं तो भारत हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। भारत और श्रीलंका के बुरे संबंधों की अगर मैं बात करूं तो सिंगलियों को लगता है कि भारत तमिलों को सपोर्ट करता है, और 1987 में भारत के द्वारा शांति सेजा भेजना इन दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा कर देता है, और शायद यही कारण है कि आगे चल के राजीव गांधी की हत्या करवा दी जाती है। अंदरूनी मामलों में दखल देना भी कहीं ना कहीं बुरे संबंध का एक कारण है। आगे बात करते हैं भारत और भूटान के संबंध। तो भारत और भूटान के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी तथा गुरिल्लों को भूटान ने अपने इलाकों से खदेड़ भगाया, जिसकी वजह से भारत को बड़ी सहायता मिली है। भारत भूटान में पनबिजली विशाल परियोजना में हाथ बटा रहा है। और अनबन की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार और भूटानी सरकार के बीच में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच समझौते। तो देखिए, दो समझौते किए गए। ताशकंद समझौता जो कि 1965 में युद्ध हुआ था उसके बाद किया गया था। तो 10 जनवरी 1996 को यह समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। यह एक शांति समझौता था जो कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया था, और यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो जाती है। दूसरा समझौता इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी नेता के बीच में हुआ था। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी थी, और उसके बाद जो समझौता किया गया था उसी को शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में 3 जुलाई 1942 को भारत पाकिस्तान ने शिमला में एक समझौता किया, इसे ये शिमला समझौता कहते हैं। आगे जैसे परस्पर झगड़ा ना करना, कोई भी मुद्दा है तो बातचीत के द्वारा उसको सॉल्व करो। राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक सम्मान, इसकी बात की जाती है। दोनों परस्पर विरोधी प्रचार नहीं करेंगे और सामान्य संबंध बनाकर रखेंगे। अब बात करते हैं भारत और मालदीव के अच्छे संबंध। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ किराए के जो तमिल थे, उन्होंने सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण कर दिया। मालदीव ने जब हमला रोकने के लिए भारत से सहायता मांगी तो भारत वायुसेना और नौसेना ने शीघ्र ही कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटक और मत्स्य उद्योग में सहायता किया है। यानी कि भारत दक्षिणी एशिया के सभी देशों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पड़ोसी देशों के साथ उनका अनबन बना रहता है। और इसके साथ साथ ही आपका चैप्टर ओवर हो गया। आई होप सो सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। ये रिवीजन पर्पस के लिए आपको बनाई गई है, वीडियो बनाई गई है। और साथ ही साथ किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, वहां पे उसको नोट्स मिल जाएंगे।